नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। तो हमने हमारे करंट अफेयर शुरू किए पिछले 2 महीने पहले और लगातार हमारी क्लासेस इसमें हो रही है। रोज हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स देने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रामगढ़ में जो ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी उस पर बात करेंगे। मस्की में लगभग 4000 साल प्राचीन जो मानव बस्ती मिली है उस पर बात करेंगे। न्यायालय में एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और क्या इसको लेकर के हाल ही में एक आदेश आया है उस पर बात करेंगे। और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर हम आज फोकस रखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर पर। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में सोलर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में, जिसका नाम था पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे देश भर में जो है पहला स्थान हासिल किया है, विशेष करके कंपोनेंट ए में। चलिए आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें है और क्या क्या इसके घटक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो योजना का नाम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दोबारा से बोलता हूं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो जो भारत का एक तरह से कह सकते हैं कि नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सोलर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और उसी क्रम में इस योजना ने विशेष करके जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसको यहां पर सोलर ऊर्जा से युक्त बनाने का प्रयास किया है। दरअसल इससे पहले हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में डीजल चालित इंजनों का प्रयोग होता था और किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो जिसको कह सकते हैं खर्च जो है वो इसमें चला जाता था। सरकार पर भी सब्सिडी वाला जो कैरोसिन और बाकी चीजें हैं वो देने की यहाँ पर बोझ बना रहता था। और उसी चीज में अब यहाँ पर सरकार ने इस योजना के माध्यम से उसे रिप्लेस करने का काम किया है। और इसी में राजस्थान 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके पहले स्थान पर है। पिछले एक वर्ष के दौरान ये 1190 मेगावाट के थे, 592 प्लांट। कुसुम योजना में अगर हम प्रदेश में बात करें तो जयपुर डिस्कॉम 169 मेगावाट, जोधपुर 997 और अजमेर 137 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा चुका है। राजस्थान योजना के कंपोनेंट ए में 457 मेगावाट के साथ अग्रणी है, जबकि कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट ए, बी और सी आखिरकार क्या है। तो देखें तो पीएम कुसुम योजना शुरू हुई थी कब? 2019 में। 3 घटक है। बेसिकली क्या है कि सरकार ने हर एक क्षेत्र पर फोकस करने की कोशिश की। सरकार ने बोला कि अगर मान लो तुम्हारे पास भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा है जो कैसा है, बंजर है, ठीक है, या फिर वो किसी भी रूप में कृषि कार्य में उपयोग नहीं आ रहा है, तो किसान क्या कर सकते हैं? किसान इस भूमि पर अपना बढ़िया सा एक सोलर पैनल जो है लगाएंगे और सोलर पैनल लगा करके इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? ग्रिड जो है उसमें क्या भेज सकते हैं? ऊर्जा भेज सकते हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड एक तरह की ये जो है आपके प्लांट्स लगने थे। 500 किलोवाट क्षमता से लेकर के और 2 मेगावाट तक की क्षमता के ये प्लांट लगाने की सरकार ने बात कही। और इसमें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, जो प्रोडक्शन बेस्ड प्रोत्साहन है, मतलब जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन है, वो किसे दिया जा रहा है? डिस्कॉम को दिया जा रहा है। और डिस्कॉम उसके बदले में फिर राशि किसको देता है? किसान को। ठीक है। तो घटक ए क्या बोलता है? बंजर भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट। तो बड़े आधार, क्योंकि देखिए राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषि के उपयोग में नहीं आता। अगर हम बात करें तो हमारी भूमि का केवल 52% क्षेत्र जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, एज पर इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान। तो ये लगभग एक आंकड़ा है, ठीक है। तो इस घटक के अंतर्गत 500 से किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट, मतलब 2000 किलोवाट के लगभग, या 2048 किलोवाट हम इसको कह सकते हैं, उसके बराबर भूमि इसमें ली जाती है। MNRE अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा डिस्कॉम्स को 5 वर्षों के लिए 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपए प्रति मेगावाट, इन दोनों में से जो भी कम है उस दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन, परचेज बेस्ड इंसेंटिव
मैंने आपको बताया है कि जैसे पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, इस तरह की सब चीजें, तो परचेज बेस्ड मतलब जितना वो खरीद लेगी ना किसान से, उसी के आधार पर उसको यहाँ पर ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये प्रोत्साहन किसको मिलता है? डिस्कॉम को। नेक्स्ट देखिए, तो इसके दो घटक और है। घटक बी, घटक बी की बात करें तो स्टैंड अलोन जो हमारे बहुत से जो सोलर पंप है उनको लगाने की इसमें बात कही गई। मतलब मान लीजिए कोई किसान है जो दूर कहीं पर स्थित उसके कुएं से सिंचाई के लिए डीजल चालित जो पंप है उसका इस्तेमाल करता था, अब उसको रिप्लेस करते हुए वहां पर जो सबमर्सिबल पंप है वो और उसके साथ में एक सोलर पैनल, तो वो सोलर पैनल क्या करेगा कि वो सोलर पैनल डायरेक्टली उस जो पंप है उसको चलाने में मदद करेगा। तो 7.5 HP तक की जो है यहाँ पर लगाए जाने वाले जितने भी पैनल है उनके लिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी का प्रावधान था। हालांकि किसान चाहे तो इसको 10 HP तक भी लगा सकता था, लेकिन सब्सिडी केवल 7.5 HP तक की जो मात्रा है वहीं तक के लिए थी, बाकी के लिए इसमें सब्सिडी नहीं थी। घटक सी की बात करें तो इसमें यह कहा गया कि हमारे जितने भी किसान फीडर बेस्ड जो अपना जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे जुड़े हुए, मतलब जो कृषि में अपने यहाँ पर पंपों का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी चाहें तो स्टैंड अलोन एक और सोलर पंप लगा करके उसे ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा का जो है उनको एक तरह से पेमेंट यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता? सरकार के द्वारा किया जाता। ठीक है, तो ये एक घटक सी के अंतर्गत किया जाने वाला काम है। अब देखिए कि इनमें जो दिया जाता है लाभ वो ये है कि निविदा लागत या बेंचमार्क लागत का 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है और शेष 40% किसान द्वारा जो है वहन किया जाता है। उसे भी बैंकों के द्वारा लगभग 7% की दर पर जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है? लोनिंग की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। तो जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं तो बैंकों के लिए आपकी क्या है? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि बैंकों को अपनी जो क्रेडिट होती है या जो वित्त वो देते हैं उस वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना होता है? इन प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को देना होता है। तो पहले क्या था? 8 क्षेत्र हुआ करते थे जिसमें कृषि भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बाद में स्टार्टअप्स और बाकी बहुत सी नई चीजों को जोड़ते हुए इसे विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो कंपोनेंट ए में हम पहले स्थान पर और कंपोनेंट सी में हम तीसरे स्थान पर है। आगामी किसी भी परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में देश के इतिहास में पहली बार हमारे रामगढ़ बांध को भरने के लिए ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाएगा। तो यहां पर ड्रोन के माध्यम से क्लाउड सीडिंग होगी और उसके माध्यम से रामगढ़ बांध में बारिश के प्रयास किए जाएंगे। रामगढ़ काफी लंबे समय से सूखा है और उसको लेकर के बहुत से प्रयास सरकारों के द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक भी जो है इसमें किसी तरह का कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। हाल ही में रामगढ़ के अंदर बहुत से खुदाई के और बाकी अभियान भी चलाए गए। पूरे समय आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बारिश में अभी तक इतना समय बीतने के बाद भी वहां पानी नहीं आया है। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि अब जयपुर के रामगढ़ को भरने के लिए कृत्रिम बरसात कराई जाएगी, मतलब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से ये काम किया जाएगा। ठीक है, अमेरिकी कंपनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक जयपुर पहुंचकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आयोडाइड जैसे जो आपके यौगिक है उनका छिड़काव किया जाएगा, जो एक तरह से उनके लिए न्यूक्लियाई का प्रयोग करते हैं, न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं और उसके माध्यम से जो है क्या होगा? बरसात करवाई जाएगी। इस पर मैं आपको पहले भी बहुत डिटेल में बता चुका हूं और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी जो जुलाई माह की जो करंट अफेयर्स की बुक है जो कि हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, उसमें जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। संभवतः देश में पहली बार कृत्रिम बरसात में ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। देखो हमारे यहाँ पर जो है ना कई बार कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है, लेकिन उसमें हमेशा हवाई जहाज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक हवाई जहाज जो है बादलों के ऊपर तक उड़ता है और वो क्या करता है वहां पर इस जो भी तत्व है जिनका हम प्रयोग करते हैं इसमें उनका छिड़काव करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहली बार क्या होगा? ड्रोन को जो है हवा में भेज करके ऐसा किया जाएगा। तो अमेरिका की कंपनी ने ताइवान से ड्रोन मंगवाया है और देश में पहली बार यहाँ पर क्या करवाया जाने वाला है? ड्रोन के माध्यम से हमारे रामगढ़ बांध को भरने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में लखपति दीदी करके कंसेप्ट पूरे देश भर में सरकार ने चलाया है, जिसमें सरकार कहती है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
अर्थात जो स्वयं सहायता समूह है उनकी जो सदस्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से कई महिलाओं को, आप कह सकते हैं कि प्रत्येक गांव में से कम एक महिला ऐसी हो जिनको क्या हो, उनको जो है 1 लाख रुपए वार्षिक आय कम से कम हो। और ऐसी कई महिलाओं को लखपति बनाने का काम सरकार कर रही है। ऐसे में राजस्थान में भी अब लखपति दीदियां बन रही है और वो आत्मनिर्भर बन रही है। जैसे कि बैंक सखी के रूप में वो बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर रही हैं, पशु सखी के रूप में वो पशु संबंधित जितने भी जो उपाय हैं उनमें मदद कर रही हैं। ड्रोन दीदी के रूप में इन महिलाओं को ड्रोन खरीदने के लिए सरकार के द्वारा अनुदानित दरों पर ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लगभग 8 लाख की सब्सिडी इसमें दी जाती है। सोलर दीदी के माध्यम से वे सोलर प्लेट्स को लगवाने में और बाकी चीजों में यहाँ पर मदद कर रही है। तो इस तरह से वो महिलाएं क्या हो रही है, प्रशिक्षण लेकर के, और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उनको सरकार देती है और इसके माध्यम से उन्हें ये प्रयास करती है कि वे प्रति वर्ष अर्थात हर महीने कम से कम 8 से 10 हजार रुपए की मासिक आय वे गांवों में रहते हुए जनरेट कर पाए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के जो है इसकी योजना के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अर्थात जिसको हम राजीविका के नाम से जानते हैं, उसके प्रयासों से राजस्थान की 9 लाख से ज्यादा महिलाएं जो है अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ रही हैं और ये अब लखपति दीदी के रूप में जो हमारी इस योजना का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में भी मदद कर पा रही है। दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप एक प्रकार का वित्तीय मध्यस्थ मान सकते हैं, मतलब एक तरह का फाइनेंशियल मीडिएटर है ये, जो क्या करता है, एक तरह से जो बैंकिंग सेक्टर और ग्रामीण महिलाओं के बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये लगभग 15 से 25 महिलाओं का एक समूह है जो कि 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु वर्ग की होती है और ये सब मिलकर के किसी एक क्षेत्र विशेष में, विशेष करके जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके अंदर काम करती है और छोटे प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं अपने घरेलू स्तर पर, जिनको मार्केटिंग में राजीविका और बाकी संस्थान उनकी मदद करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने में। इसके अलावा ये महिलाएं प्रति माह छोटी छोटी बचतें भी करती है जिसके माध्यम से एक बड़ी राशि अपने पास इकट्ठा करके जरूरत पड़ने पर अपने ही जो सदस्य होते हैं उनको लोन में उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं। तो लखपति दीदी कौन होती है, मैंने बता दिया आपको। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है जिसकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए जो है उससे अधिक है। ठीक है, वित्तीय सफलता से परे वो अपनी स्थायी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और केवल एक सामान्य जीवन जी पाए उसके लिए वो प्रेरित होती है। एसएचजी क्या करते हैं, सामूहिक कार्रवाई, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास, इन 3 मददों के साथ में इनको क्या करते हैं, एक तरह से नवाचारी और उद्यम करने में सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़े। दोस्तों, लगातार अतीत के पन्नों को खोजने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता है। मानव मन में हमेशा अपने अतीत को जानने की चेष्टा रही है और उसी क्रम में हाल ही में कर्नाटक के मस्की में किए गए एक अन्वेषण कार्य के दौरान वहां पर 4000 साल पुरानी मानव बस्ती का पता लगा है। ये वही मस्की है जो अशोक के शिलालेखों के लिए जाना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। तो कर्नाटक के रायचूर जिले में जो मस्की कस्बा है उसे वहां पर जो मल्लिकार्जुन पहाड़ी और आंजनेय स्वामी मंदिर है उसके पास में ये खुदाई की गई जहां पर एक मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं जो कि लगभग 4000 साल पुरानी है। अर्थात आज से अगर हम देखें तो ये लगभग 1800 ईसा पूर्व के करीब की बात हम इसको मान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने यहाँ से मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने के उपकरण, औजार और बाकी कलात्मक वस्तुएं खोजी है। तो ये दिखाता है कि किस उस समय भी कर्नाटक जैसे क्षेत्र में आपके यहाँ पर सतत मानव सभ्यता जन्म ले चुकी थी और वो वहां पर फल फूल भी रही थी। यहाँ 11वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक मानव बस्ती सक्रिय होने का सीधा सीधा प्रमाण हमको मिलता है। कभी मौर्य राजवंश के सम्राट जो शासक थे सम्राट अशोक, उनके शिलालेख यहाँ से हमको मिले थे और तभी हमने मस्की को जाना था। ये पूरी की पूरी खोज किसके द्वारा की गई है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू एम बाउर, कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पीटर जी जोहानसन और भारत के शिव नाडर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेमंत कदम्बी ने मिलकर के की है। लगभग 271 संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान भी यहाँ पर की है। अभी हाल ही में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इसी क्षेत्र से, कर्नाटक से ही जो है पूर्व में लौह युग और नवपाषाण युग की जो एक संस्कृति है उसके भी अवशेष हमको मिले थे। तो वो आप हमारी पिछली क्लासेस में उस पर डिटेल में देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेलों की बात करें तो भारतीय एथलीट है मुरली श्रीशंकर। इन्होंने पुर्तगाल में जो है एक प्रतियोगिता थी विश्व एथलेटिक्स उप महाद्वीपीय टूर, इसमें कांस्य स्तर के जो टूर्नामेंट में है शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम किया। श्रीशंकर ने 7.75 मीटर की छलांग लगाई और शीर्ष स्थान, तो ये दूर लंबी कूद वाले जो है खिलाड़ी है श्रीशंकर, वहां पर इन्होंने यहाँ पर ये शीर्ष स्थान अपना हासिल किया है। अब वे विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रयास करेंगे। तो चूंकि विश्व चैंपियनशिप एक बहुत ही कड़ी स्पर्धा है, तो उसके लिए पहले से ही क्वालिफिकेशन के कुछ मार्क होते हैं, उनको पार करने पर ही आपको विश्व चैंपियनशिप में उतरने का मौका मिलता है। तो 8.27 मीटर यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क है। हालांकि अभी भी इसमें लगभग 50 मीटर का गैप है, मतलब 50 सेंटीमीटर का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि श्रीशंकर निश्चित रूप से इसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये आप याद रखें, मुरली श्रीशंकर यहाँ पर नए खिलाड़ी हैं। आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में और एसआई जैसे जो अदर एग्जाम है उनमें भी ये काफी उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, क्या हो कि कोर्ट में होने वाले फैसलों को एआई लिखे? जी हाँ, ऐसे कई प्रयास धीरे धीरे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी चीज को देखते हुए और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को देखते हुए हाल ही में हमारे देश के एक हाई कोर्ट के द्वारा एआई पर आधारित जो फैसले हैं उन पर रोक लगाने की बात कही गई है और नए दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या दिशा निर्देश है। तो कोर्ट के फैसलों और निष्कर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे को भांप करके देश में पहली बार केरल हाईकोर्ट ने जिला और अधीनस्थ अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि जिला हमारे यहाँ पर जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक जो न्यायपालिका है वो एक क्रमिक स्तर में विद्यमान है और जिला अदालतों जो है वो हमेशा हमारे जो हाई कोर्ट है उसके अधीन होती है, अधीनस्थ मानी जाती है। इस फैसले में इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी निष्कर्ष, राहत, आदेश या निर्णय पर पहुंचने के लिए एआई टूल का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य बड़ा सोचा समझा होना चाहिए और इस तरह के फैसले उपलब्ध सबूतों, संसाधनों और बाकी चीजों पर आधारित होने चाहिए और उनके विवेक पर आधारित होने चाहिए। हाईकोर्ट ने एआई नीति में चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों, अनुमति वाले कामों के लिए, मतलब जिनको अनुमति दी गई है इस दिशा निर्देश में, उनमें केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुमोदित एआई टूल्स, मतलब जो स्थानीय स्तर पर गोपनीयता के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और जिसमें जो डेटा है वो प्रमाणिक और तथ्यों पर आधारित है, उसी डेटा का प्रयोग करके और इस तरह के फैसले लिखने की बात कही गई है। एआई टूल्स के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित, गोपनीयता की रक्षा करने, सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए ये नीति लाई गई है। तो कहा गया है कि एआई टूल्स का उपयोग निर्णय लेने या कानूनी तर्क के विकल्प के रूप में न करके एक सहयोगी के रूप में ही किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने भी कहा था कि एआई पर अत्यधिक निर्भरता पेशे को नष्ट कर सकती है और इससे बचने की सीधी सीधी आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस भी की जा रही है। दोस्तों, मेटा सुपर इंटेलिजेंस की टीम में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो मैंने ये खबर बेसिकली इसलिए ली है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि सुपर इंटेलिजेंस क्या होती है। तो दरअसल जो आपकी मेटा है, मेटा कौन है? एक पेरेंट कंपनी है आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की ही पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब मूल कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन है? मेटा। तो मेटा जो है उसने एक एआई सुपर इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए जो है एक प्रोग्राम बनाया है और उसके अंतर्गत वो क्या कर रही है, दुनिया के जो भी बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैलेंट है, मतलब जो लोग इस फील्ड में महारत हासिल हैं, उनको अपने लिए जोड़ रही है। दरअसल मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब नामक एक डिवीजन आपके मेटा में है और ये जुलाई 2025 में स्थापित किया गया है। हाल ही में इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की। अब जो है इसमें हायरिंग की जा रही है। ओपन एआई, एप्पल, गूगल, डीप माइंड जैसे जो बड़े संस्थान हैं उनके बहुत से लोगों को लिस्टेड किया गया है, जिनको लगभग 80 से लेकर के 800 करोड़ रुपए तक के पैकेजेस सैलरी के दिए जाएंगे, जिसमें 2 भारतीय त्रपित बंसल और हम्माद सैयद के नाम भी हैं। तो एक एक्स पर पोस्ट किए गए एक लिस्ट में जो है ये बात सामने आई है। कृत्रिम सुपर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ऐसा स्तर है जो मनुष्यों की तुलना में
अधिक बुद्धिमान है। मतलब अभी वर्तमान में जो हम इंटेलिजेंस देखते हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तुलना में पिछड़ती हुई हमको दिखाई देती है, वो मनुष्य के बराबर बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जब हम सुपर इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो मनुष्य से भी एक कदम आगे बढ़कर देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि आज की जो टेस्ला की कार्स आपको देखने को मिलती है या एलेक्सा और चैटबॉट जो आपको देखने को मिलते हैं, वे भले ही इतने उन्नत ना हो कि मनुष्य की बराबरी कर सकें, लेकिन इनके जो आने वाले वर्जन होंगे वो निश्चित रूप से सुपर इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल ये एक प्रकार के सैद्धांतिक उदाहरण है, व्यावहारिक नहीं है। तो अभी तक केवल सिद्धांतों में है कि एक ऐसी मशीन या प्रणाली जो लगभग सभी संज्ञानात्मक कार्यों में मनुष्य से बेहतर हो। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपने जो साईफाई मूवीज होती हैं, ठीक है, उनमें देखे होंगे। वहां पर कई बार आपको इस तरह के रोबोट्स या ऐसी मशीनें दिखाई गई होंगी जो सुपर इंटेलिजेंस की तरह काम करती हैं। कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता की आधारशिला के रूप में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या बड़े भाषा मॉडल, विशाल डेटा सेट या बिग डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं, बहुसंवेदी एआई। बहुसंवेदी एआई का मतलब हो गया कि जो एक साथ में आपके इधर ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, उन सभी के प्रति संवेदी हो। मतलब जनरली क्या होता है एआई में, क्या होता है कोई भी जो चीज है वो किसी एक चीज को ही मानती है। अब वीडियो अगर आपको जनरेट करना है वो भी ऑडियो के साथ में, तो वहां पर आपको ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट और हर चीज पे जो है कमांड होनी चाहिए, या उन सबके साथ आप इंटरेक्शन करने में सक्षम होनी चाहिए, जैसे मनुष्य कर सकता है। मतलब मनुष्य को देखें तो मनुष्य एक ही समय में सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, सोच सकता है। इतने काम जब वो एक साथ कर सकता है तो वही सेम टू सेम इनमें भी देखने को मिलता है। न्यूरल नेटवर्क, तो हमारा जो तंत्रिका जो सिस्टम है वैसा ही सिस्टम। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, तो जिस तरह से हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो कंप्यूटिंग करता है हमारे शरीर में अलग अलग चीजों को लेकर जो गणना करता है, वो गणना करने में सक्षम मशीनें। एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग, इन सभी चीजों को हम एक बेस मानते हैं, एक आधारशिला मानते हैं आने वाले सुपर इंटेलिजेंस के लिए। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें अगर डेवलप की जाए और एक स्तर पर अगर इनको पहुंचा दिया जाए तो ये आने वाले समय में सुपर इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती हैं। दोस्तों, लगातार भारतीय नौसेना मजबूत होती जा रही है और इसी क्रम में हाल ही में भारत का एक नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय जो है भारतीय सेना में, नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने सुना था कि जो नौसेना में एक अर्नाला नामक युद्धपोत लिया गया था, उसी के क्रम में अब एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के रूप में अजय को सम्मिलित किया है। इससे पहले कुछ ही दिनों पहले आईएनएस निस्तार जो है, जो कि एक जो है डाइविंग सपोर्ट वेसल था, उसको भी यहाँ पर हमने सम्मिलित किया था। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो 8 हमारे ऐसे जो है पोत बनाने थे और उनकी श्रृंखला का अंतिम पोत है आपका अजय। कोलकाता स्थित जो हमारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, उसने इसको क्या किया है, बनाया है, तैयार किया है। इसमें विशेषताएं क्या है, सतही लक्ष्यों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, खदान बिछाने का काम कर सकता है, मतलब माइनिंग कर सकता है, मतलब जो माइनिंग पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए जो माइनिंग की प्रक्रिया है उसको ये कर सकता है, और तटीय क्षेत्रों में गश्त भी कर सकता है। इसमें हल्के टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट और अत्याधुनिक हथियार सम्मिलित किए गए हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें डिटेल्स नहीं है, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि किस नाम से इसे सम्मिलित किया गया और ये क्या काम करता है। चलिए, सेना को बहुत जरूरत है अपने सामरिक स्थानों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्थान चिन्हित करना जहां से पूरे समुद्री क्षेत्र पर उनकी पकड़ हो सके। इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप में स्थित बित्रा नामक एक द्वीप का अधिग्रहण जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसे आने वाले समय में एक सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की बात कही जा रही है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो भारत सरकार ने सामरिक रक्षा उद्देश्यों को देखते हुए, स्ट्रेटेजिकल हमारे जो जितने भी उद्देश्य हैं उनको देखते हुए, लक्षद्वीप के सबसे छोटे और सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीप बित्रा द्वीप को जो है अधिग्रहण करने की बात कही है, उसको एक्वायर करने की बात कही है। ये कोची से लगभग 483 किलोमीटर पश्चिम में है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसका सबसे अंतिम बिंदु ये बन जाएगा, और यहाँ पर जो है भारत की सेना की पहुंच होना पूरे अरब सागर पर भारत को एक रणनीतिक प्रभुत्व प्रदान करेगी। भले ही द्वीप का क्षेत्र 0.187 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन विशाल लगून होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो लगून बेसिकली समुद्री क्षेत्र में उठे हुए द्वीप होते हैं, ठीक है, जो कि ज्वालामुखी या किसी अन्य पिंडों की वजह से निर्मित होते हैं। इस द्वीप पर लगभग 250
से 350 निवासियों की छोटी सी आबादी रहती है। अधिकांश अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर निर्भर है। हालांकि अब यहाँ पर इसका विरोध भी किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर कि न केवल ये इनकी संस्कृति बल्कि इनके इतिहास के लिए भी बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। प्रशासन ने इसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना शुरू कर दिया। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, तो दोस्तों एक होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। विभिन्न प्रकार के जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकार जो निवेश करती है उनमें सरकार एनवायरमेंट पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के क्या करती है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। वहीं पर जब बात आती है भूमि अधिग्रहण की, तो भूमि अधिग्रहण का जो हमारा अधिनियम है 2013 का, जो पारदर्शिता और उचित मुआवजे की बात करता है उन लोगों के लिए जिन लोगों पर इस प्रक्रिया का विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। तो चूंकि सरकार को बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए भूमि को अधिग्रहण करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो आपके नए हवाई अड्डे डेवलप करने की बात हो, रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, आपके जो है नए रिहायशी स्थान बनाने की बात हो, हमारे लिए डैम्स बनाने की बात हो, इन सभी चीजों के लिए भूमि एक्वायर करना होता है। भूमि को संपत्ति मानने और नहीं मानने को लेकर हमारे संविधान में एक लंबा संघर्ष रहा है, लंबे समय तक इस पर लड़ाई चली है और बाद में इसे एक मूल अधिकार से हटा करके फिर हमने जो है एक तरह के कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया है। तो यहाँ पर अंत में जाकर के एक उचित पारदर्शिता लाने के लिए अधिनियम लाया गया जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था और इसी में सामाजिक प्रभाव आंकलन या सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सुनिश्चित करना कि भूमि अधिग्रहण के दौरान लोगों को उचित मुआवजा मिले, पुनर्वास हो, प्रक्रिया पारदर्शी हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है इससे छूट दी जा सकती है, जिसमें चाहे वो आपके सुरक्षा या आपातकालीन परिस्थितियां जो है उसमें फिर ये मुआवजे को यहाँ पर छूट दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप चाहें तो आरएस जंक्शन पर उपलब्ध हमारे कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारा 1 स्टेप सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया है और ये कोर्स मात्र 999 रुपए में आपको उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर। तो अगर आप इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में, तो आज ही आप हमारे इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुका है 23 जून से, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो आज ही जो है हमारी एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर जो है आप इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर आएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।